स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि बहुत जल्द ही हमारे YouTube चैनल पे 70वीं BPSC, बिहार SSC, बिहार CGL इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है हिस्ट्री की शुरुआत की जाएगी। उसी क्रम में आज से हमारा जो है आधुनिक भारत के इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की शुरुआत की जा रही है। और इस कंटेक्स्ट में हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस करेंगे वो बिहार के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, अर्थात जो है आधुनिक बिहार के इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक होगा ये प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें किसी भी टॉपिक को हम लोग काफ़ी डिटेल्स में जाकर डिस्कस करेंगे जाकि प्रीलिम्स में उससे किसी भी प्रकार के प्रश्न ना छूटे। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यह हमारा जो है आज से हम लोग बिहार इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जो बिहार ज्योग्राफी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, तो जो भी कैंडिडेट्स जो बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल की तैयारी काफ़ी डीपली हर सब्जेक्ट की कराई जा रही है। बिहार ज्योग्राफी के अब तक लगभग 10 लेक्चर भी किए जा चुके हैं कवर, तो उसे जाकर आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार में सम्मेलन या अधिवेशन। अर्थात जो हमारा टॉपिक आज जो मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको हम लोग जानेंगे बिहार के कंटेक्स्ट में, फिर हम लोग जब भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो फिर अलग से जानेंगे, लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो बिहार के कंटेक्स्ट में जानेंगे। और ये हमारा आधुनिक बिहार का लेक्चर नंबर 1 होगा। देख लेते इस टॉपिक को कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग थोड़ा इंट्रो जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानेंगे जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। उसके डीपली हम लोग बिहार में जो अधिवेशन हुए हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या मेन बातें उभर कर आई हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इसको हम लोग इंट्रो देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके जनक कौन थे, ये सारी चीज़ के बारे में। तो बताया जरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए सुरक्षा कपाट का सिद्धांत था, तरित चालक का सिद्धांत था। ये सारे सिद्धांत को जब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिस्कस करेंगे तो डिटेल्स में जानेंगे। अभी हम लोग जो है बिहार के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं तो फिलहाल उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात किया जाए तो ये है हमारा जो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ये डेट एग्जैक्टली आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बार जो BPSC टीचर का एग्जाम हुआ है वहाँ पे भी आपसे स्पेशली डेट पूछ दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर 1885 को। और किसके द्वारा किया गया था? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, और इसके साथ साथ कुछ भारतीय भी शामिल थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, दीनशा वाचा, ये लोग भी शामिल थे। और इनके द्वारा ही मिलकर क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और बताया ये जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक जो है वो A.O. ह्यूम को ही जाना जाता है। अब बात किया जाए कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ तो 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे या प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। वहीं बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे तो ये थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध नेता कहलाते हैं भारत के। और ये बहुत ही बड़े पर्सनालिटी थे, क्योंकि अन ब्रिटिश रूल को सबसे पहले बार शब्द इन्होंने दिया था, और प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक बुक भी इन्होंने ही लिखा था। और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसके अलावा कई अन्य अधिवेशन की भी किए थे, और 1886 में किए थे। वहीं थर्ड जो बात किया जाए नेक्स्ट की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कुछ फैक्ट को पहले कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग बिहार के कंटेक्स्ट में जानेंगे। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने मद्रास अधिवेशन किया था और ये 1887 में किए थे। वहीं बताया जरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे जो निर्वाचित हुए थे अध्यक्षता के लिए कांग्रेस के, तो ये थे जॉर्ज यूले, और ये इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 1888 में। वहीं बात किया जाए कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है और ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी कि यहाँ पे अलग कंटेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, वो ओवरऑल था कि पहली महिला कौन है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये थी सरोजिनी नायडू और ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। और नेक्स्ट जो हमारे बापू जी हैं अर्थात महात्मा गांधी, उन्होंने एक अधिवेशन किया था कर्नाटक में बेलगांव में 1924 में, ये अधिवेशन था, एकमात्र उन्होंने अधिवेशन किया। तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग स्पेशली देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए और इससे इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न पूछे जाते। तो चलिए देख लेते हैं। ये बताया ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय जो कांग्रेस हुआ था उसका अधिवेशन, यहाँ पे सम्मेलन लिखा गया, अधिवेशन होगा, यह 1885 में किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया था ये था आपका गोकुलदास संस्कृत विद्यालय जो कि बम्बई में है। इसका आयोजन पहले पुणे में होना था, लेकिन आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे प्लेग फैल गया था जिस वजह से लोकेशन को चेंज कर दिया गया था। और इसके अध्यक्ष से अभी हमने डिस्कस किया कि पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें कुल जो है शामिल हुए थे 72 प्रतिनिधि, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कवर किया गया कि बिहार से जो है एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो इस पॉइंट को आप याद रखेगा। वहीं बात किया जाए कि जो सेकेंड राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 1886 में, इसका जो आयोजन किया गया था कलकत्ता में किया गया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और इसमें बिहार से 31 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम सम्मेलन में कितने बिहार से प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो एक भी नहीं, लेकिन सेकंड वाले में कितने शामिल हुए थे, 31 हुए थे। वहीं जो तीसरे सम्मेलन की बात किया जाए तो इसका जो अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में हुआ था और इसमें जो बिहार से जो शामिल हुए थे ये बिहार से 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस पॉइंट को उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में जो आयोजित किए गए थे इनमें पहला था हमारा कांग्रेस का जो 27 नंबर अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था और ये 1912 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, ये पटना में किया गया था। पटना में कहाँ किया गया था, बांकीपुर में किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम से, आपके ऑप्शन बांकीपुर भी रहता है और कभी बांकीपुर नहीं रहेगा तो पटना रहेगा, तो दोनों में से कोई रहेगा, आप देख सकते हैं। तो पहला बार जो अधिवेशन बिहार में हुआ था ये कांग्रेस का ओवरऑल 27वां अधिवेशन था, अब बिहार में पहला था। ये बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता पूछा जाए कौन है, तो आर मधोलकर अर्थात रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा किया गया था। वहीं बात किया जाए कि पहली बार हुआ था तो यहाँ पे कुछ लोग स्वागत भी किए थे। तो स्वागत समिति के अध्यक्ष जो बनाया गया था मजहरुल हक को बनाया गया था और मजहरुल हक को जो है देश भूषण की उपाधि भी दी गई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वहीं जो प्रथम सम्मेलन अधिवेशन जो हुआ था इसके सचिव कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं संयुक्त सचिव कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कुमार नंदन सहाय। वहीं सहायक सचिव कौन थे, तो पामेश्वर लाल थे। तो इस जो प्रथम अधिवेशन जो था पटना में अधिवेशन हुआ था, इससे रिलेटेड आपको इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखने होंगे क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। वहीं नेक्स्ट अधिवेशन की बात किया जाए कि जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था ये गया अधिवेशन था और ये अधिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि असहयोग आंदोलन के जो घोषणा हो गई थी समाप्ति की, उसके बाद ये आयोजित किया गया था और हमारे बिहार में किया गया था, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि इससे क्या इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है ओवरऑल कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था और बिहार का क्या था, तो बिहार का दूसरा अधिवेशन था। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये गया में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किए थे अध्यक्षता चित्तरंजन दास CR दास, जिन्हें देश बंधु की उपाधि है और इन्हें जो है ये कहीं ना कहीं माने जाते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। बताया जा रहा कि इस अधिवेशन में जो है उरांव जनजाति जो है भाग लिया था इस सम्मेलन में। अब बात किया जाए कि आखिर ये हमने बताया कि जो गया अधिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कैसे, तो आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में हुआ था और उस वक्त हमारे बापूजी ने ये वादा किया था, घोषणा किया था, एक नारा दिया था कि यदि जो है तनमन से, अगर पूरे तनमन से अगर 1 वर्ष के लिए अगर असहयोग किया जाए तो 1 वर्ष के अंतर्गत हमें क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी।
तो ये पॉइंट सुनकर क्या बोला जा रहा है कि जितने भी भारतीय लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग, सभी लोग घबरा गए कि 1 वर्ष में आज़ादी, आखिर 1 वर्ष में कैसे आज़ादी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति 300-400 वर्षों से अगर गुलाम है और उसे अचानक से बोल दिया जाए कि यदि आपको 1 वर्ष के अंदर आज़ादी दे दिया जाए तो ये क्या करेंगे। कुछ लोग तो पागल भी हो जाएंगे और कुछ लोग तो खुशी के मारे भी उलट जाएंगे कि क्या किया जाए। तो इस स्थिति में जैसे ही महात्मा गांधी जी ने घोषणा किया कि अगर तन मन से असहयोग किया जाता है 1 वर्ष के अंतर्गत आज़ादी मिले, तो जितने भी लोग थे, कुछ लोग क्या है अपने एग्जाम्स छोड़कर इस सहयोग में कूद गए, कुछ छात्र जो है स्कूल छोड़ दिए, कुछ ऐसे ऐसे नेता लोग थे वो लोग तो विवाह छोड़कर आ गए कि नहीं हमें विवाह करना ही नहीं, अब हमें क्या करना है क्योंकि 1 वर्ष के बाद आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी के बाद अपना घर परिवार बसाना है। ऐसे ऐसे लोग कूद गए और उसी स्थिति में हमारे सुभाष चंद्र बोस थे नेताजी, वो भी कूद गए क्योंकि वो ICS का परीक्षा देके जस्ट ICS बने भी थे और बापू के ऐलान पे वो भी सोचे कि अरे जब 1 वर्ष के बाद आज़ादी मिल ही जाएगी तो फिर ये ICS बनकर क्या करेंगे, चलो कूद जाते हैं। और ये असहयोग आंदोलन बहुत ही अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन बापूजी जो है क्या किए, चौरी चौरा कांड की वजह से रोक लगा दिए। अब इस वजह से जो युवा वर्ग था वो उनमें खलबली मच गई, क्योंकि युवाओं के लिए तो मनसा ही नहीं, क्योंकि 1 वर्ष की आज़ादी वो तो सपने सजो रखे थे कि आज़ादी के बाद विवाह भी करना है, आज़ादी के बाद बहुत चीज़ें भी करनी है, लेकिन अब रोक दिया गया। तो इस वजह से युवाओं के मन में क्षोभ हो गया। उसके बाद देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है 2 वर्ग में बंट जाता है, 2 वर्ग में बंटता है। तो एक जो था वो चेंजिंग चाहते थे कि महात्मा गांधी जी की विचारधारा उसको चेंज करना है, और एक चाहते थे कि नहीं जो हमारा गांधी जी बापू जी जो आदेश देके गए कि हमें रचनात्मक कार्य करना है उन पे हमको फोकस करना है, तो वो नो चेंजर्स कहलाएं। तो जो चेंजिंग करना चाहते थे उनमें आ जाते हैं मोतीलाल नेहरू, उसके बाद ये हमारे आ जाते हैं CR दास। और ये क्या करते हैं, इनका मानना था कि हमें विधायिका में तब तक प्रवेश करना है और उसके माध्यम से हमें सुधार करना है। तो CR दास के द्वारा जो है 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बताया जाता है कि विधानमंडल में प्रवेश लाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन ये प्रस्ताव गिर जाता है। तो बस सुबह क्या करते हैं, CR दास साहब गुस्सा आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, हम सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं, हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो अच्छा चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन कोई मान ही नहीं हमारा बात, तब इसमें रहने से क्या फ़ायदा। वो कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और फाइनली जो है क्या कर लेते हैं, स्वराज पार्टी, या उसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का वो गठन करते हैं। और इसमें जो है उनके साथ थे मोतीलाल नेहरू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, गया अधिवेशन के बारे में हमने सारा बहुत ही डिटेल्स में कवर किया गया है। आप देखिए अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो तैयारी कराई जा रही है, जो बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के, तो जो नए स्टूडेंट्स है खास करके उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले। और वहीं जो पुराने स्टूडेंट्स अगर वो चाहे तो देख सकते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा, तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं रामगढ़ अधिवेशन के बारे में। अब रामगढ़ अधिवेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए रामगढ़ का लोकेशन अगर देखा जाए तो झारखंड में था, और उस वक्त आप देख सकते हैं कि वर्ष 2000 में ना झारखंड अलग राज्य बना है, उससे पहले तो ये बिहार में ही था। तो इसलिए हम बिहार के कंटेक्स्ट में भी इस चीज़ को इंक्लूड करके देख लेते हैं कि रामगढ़ अधिवेशन जो हमारा हुआ था 1940 से 46, ये भी हम लोग बिहार के कंटेक्स्ट में ही देख लेते थे। इसका आयोजन जो है झारखंड के रामगढ़ में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो कौन किए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और बताया जा रहा है कि ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबा अधिवेशन था, और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा सदस्य भी ये बने थे। अब ये सबसे लंबा क्यों हो गया, क्योंकि देखिए 1940 में अधिवेशन हुआ, उसके बाद जो अधिवेशन जो होता है 1946 में होता है, 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन और सभी लोग कूद पड़े थे कि नहीं अब हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो इन बातों की वजह से क्या है, बीच में कोई भी सम्मेलन नहीं होता, इसलिए यह सम्मेलन जो काफ़ी लंबा हो जाता है। बताया जा रहा है कि इसकी विशेषता क्या है, तो हमने देख लिया कि सबसे लंबा था ये। बताया जा रहा है कि इसमें हमारे बापूजी शामिल हुए थे, रामगढ़ भी आए थे, और वो क्या किए थे, सभी महिलाओं से पर्दा प्रथा को त्याग करने की बात की, बोले अब तो बाहर आइए भाई लोग, छुआछूत में क्यों डूबे हुए, इसी छुआछूत इसी अशिक्षा की वजह से हमें लोग गुलाम बना रहे हैं, तब बाहर आना है और अंतिम तरीके से झोंक देना है, और फाइनली जो हमें क्या करना है, आज़ादी को पा लेना है। उसके जो है सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये कांग्रेस की नीति से तो खिलाफ हो ही गए थे, तो उन्होंने रामगढ़ में एक समानांतर अधिवेशन करते हैं और इनके साथ काफ़ी लोग इसमें शामिल होते हैं। और उसके बाद बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसी अधिवेशन में स्टार्ट किया जाता है। तो ये रामगढ़ अधिवेशन से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने था उसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इन शॉर्ट्स में देख लेते हैं कि क्या आखिर इस वीडियो का जो टोटल का सार क्या है। तो देख सकते हैं कि जो बिहार में जो सम्मेलन हुए उनमें 27 नंबर था, जो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो बांकीपुर पटना में 1912 में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्षता रघुनाथ सिंह मनोधोलकर के द्वारा किया गया था। वहीं बात किया जाए कि जो सेकंड अधिवेशन जो किया गया था
37वां था। यह 1922 गया में किया गया था और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बारे में हमने डिटेल्स में जाना। इसके अलावा रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 से 46 हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप देख सकते हैं, ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में हमने आधुनिक बिहार का जो है पहला लेक्चर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। आप चाहे तो इसका अगर पसंद आया या ना आया, आप चाहे तो कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। और यदि इसको आपका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो भी अब क्लासेस कराई जा रही हैं, यदि आपको लग रहा है कि उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।